जय हिंद। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और जो चैप्टर अपना चल रहा है वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। पशु प्रजनन अपन ने डिस्कस कर लिया है, पशुपालन अपन ने डिस्कस कर लिया है लास्ट सेशन में, और आज के सेशन में जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं। पशुओं के जैसे ही वहां अपन ने बात की थी कि जो उत्पादकता है वो कैसे बढ़ाई जाए, जो क्वालिटी है या गुणवत्ता जो है वो कैसे इंप्रूव की जाए, कौन कौन सी टेक्निक है उसका प्रयोग करके अपन जो उत्पादकता और गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सेम वैसे ही पादप प्रजनन में अपन बात करेंगे किस प्रकार से फसलों से जो उत्पादकता बढ़ रही है अच्छी क्वालिटी के साथ में वो कैसे संभव हो सकता है। क्लियर है? तो सेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको डाउट की पिक्चर भेजनी है, चाहे एनसीईआरटी की, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, चाहे किसी मॉड्यूल की, ठीक है, चाहे टेस्ट पेपर की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी से आपको मैं मिल जाऊंगा, सर्च कीजिएगा, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। केवल डाउट ही बताया जाएगा, बाकी अन्य कोई भी बातें नहीं की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पादप प्रजनन। पारंपरिक खेती बाड़ी से मनुष्य तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। पारंपरिक का मतलब जो पुरानी जो टेक्निक से जो तरीके हैं उससे जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उनके लिए जो भोजन है उसकी सीमित मात्रा है। अच्छे प्रबंधन के तौर तरीकों तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादकता बढ़ सकती है, परंतु केवल एक सीमा तक ही। जो भी टेक्नोलॉजीज आई है, क्षेत्रफल आप बढ़ा रहे हैं भूमि का तो उससे बढ़ेगी, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, आगे अभी आएगा। इकोलॉजी में भी इसे अपन पढ़ते हैं, नैतिक उद्देश्य नैतिक मुद्दे करके एक टॉपिक वहां पर आता है। बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की। भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति जो जिसने हरित क्रांति शब्द नहीं सुना? ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है अपन ने, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट क्रांति, श्वेत क्रांति सुन लिया है, और ब्लू रेवोल्यूशन, नीला क्रांति जो है वो भी अपन ने सुन लिया मछलियों के सेंस में। जो खाद्य उत्पादन की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं बल्कि इसके निर्यात के लिए भी उत्तरदायी है, हरित क्रांति के बारे में कह रहा है। हरित क्रांति काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। अब बात करते हैं पादप प्रजनन क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है। पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके। वांछित का मतलब जिसकी जरूरत है मनुष्य को। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, मतलबी है, अपने मतलब के लिए कुछ भी वो कर सकता है। यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी, अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधी होती है। वहां पर भी अपन ने पशुपालन में भी अपन ने यही बात की थी, उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्व से पारंपरिक रूप में पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है। पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्षों पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट आए या वैज्ञानिक आए तभी से पता चला कि अच्छा पादप प्रजनन जैसा भी कुछ होता है। काफी सालों पहले से ही ये चल रहा है। और ये जो ईयर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, 9000 से 11000 वर्ष पूर्व के जो लिखित प्रमाण है वो भी उपलब्ध है। आज जितनी भी मुख्य फसलें वे सभी पुरानी किस्मों के व्युत्पन्न हैं। प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषणज तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। मेंडलिज्म आपने सुना होगा, मेंडल 5वें चैप्टर में, तो वहां पर भी क्या किया था, शुद्ध वंशक्रम का संक्रमण कराया था। संक्रमण नहीं, संकरण। ठीक है, जो प्योर ब्रीडिंग है, जो भी पादप है जैसे मटर वगैरह उसने लिया था उसमें शुद्ध का क्या करवाया, संकरण कराया। अब इसमें से उसको क्या मिला, जैसे मान लो 4 पादप मिले, एक लंबा था, 2 मतलब 3 लंबे थे लेकिन ये अप्रभावित है और ये सबसे लास्ट में बोना था। ठीक है, तो इसमें से जो शुद्ध था उसका इसने क्या कर लिया, वापस से चयन कर लिया, क्रॉसिंग करवा ली, उसके बाद में कृत्रिम चयन कर लिया, क्योंकि ये क्या करेगा, आगे चलकर अधिक उत्पादकता देगा ये वाला टी और टी जो है।
और ये क्या टी और ये टी। तो ये अधिक उत्पादकता वाला पादप इसका अपन ने चयन कर लिया है और जो वांछनीय विशेषक उसको तैयार कर लिया है। आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान तथा उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक आनुवांशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। समझ में आ चुका है। यदि हमें ट्रेटों तथा अथवा लक्षणों की सूची तैयार करनी पड़े जिसे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो बढ़े हुए फसली उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। उत्पादकता आपको बढ़ानी है, किस्म अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। पर्यावरणीय तनाव जैसे लवणता, पानी में लवणता ज्यादा है, मिट्टी में लवणता ज्यादा है, अत्यधिक तापमान, सूखा के प्रति सहनशीलता, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता और पीड़कों के प्रति सहनशीलता आदि भी हमारी सूची में शामिल होंगे। तो इजी इसमें से नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो भी आप कर दोगे, इतना इजी। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में मुख्य जो पद है वो आपको यहाँ पर बता रखें। पहला है परिवर्तनशीलता का संग्रहण, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, उनको संग्रहण करना है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता मतलब उसकी जीन में, डीएनए में परिवर्तन हुआ है, चाहे कृत्रिम हुआ है या प्राकृतिक रूप से हुआ। प्राकृतिक रूप से उत्परिवर्तन हो गया तो प्राकृतिक में आएगा, ठीक है। तो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार है। बहुत सी शस्यों या फसलों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसके जो भी पुरानी जो पीढ़ी होगी उसी में तो चेंजेस हो रहे, इसमें चेंजेस हो रहे तो ये नई अपने को मिल गई, फिर इसमें चेंजेस हुए तो और नई यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो ये कहना यही चाह रहा है कि पूर्ववर्ती जो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता है वो जंगली प्रजातियों से ही प्राप्त हुई है। विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा क्रस्टे प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन, उनके समष्टि में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित है। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध एलील का समस्त संग्रहण को उसका जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म संग्रहण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस स्टेटमेंट को पूछा जा सकता है। इस स्टेटमेंट को पूछा जा सकता है, जर्म प्लाज्म क्या होता है, जनन द्रव्य क्या होता है। तो किसी भी स्पीशीज की जो बात करें, किसी भी फसल की जो बात करें, उसमें पाए जाने वाले सभी जीन के विविध एलील, एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। तो जितने भी जीन उसके विविध एलील को आपने संग्रहण करना है, और संग्रहण करने का जो प्रोसेस है, जो टर्म यूज में लेते हैं वो है जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म संग्रहण, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, विभिन्नताओं या परिवर्तनशीलता को संग्रहण अपन ने कर लिया। अब उसके बाद में दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन करेंगे। जो पेरेंट्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे कोई लंबा पादप मिला, यहाँ बोना पादप मिला, ये कोई बीच का मिला, इनको मैंने क्या कर लिया, संग्रहण कर लिया। अब जो पेरेंट है इनमें से संग्रह कर लिया अपन ने, पेरेंट जो है इसके उसका अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे। पहले अपन ने वेराइटीज को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो बहुत सारी ये पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो पॉपुलेशन की जो बात करें, इसमें से मैंने वेराइटी जो है वो सेलेक्ट कर ली। इन 2 को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ठीक है, इन 2 को मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट कर लिया, इनके जनकों का मूल्यांकन कर लिया, चयन कर लिया। अब जो जनक चयन मैंने किया उसका मैं क्या करूंगा, संकरण कराऊंगा, और इसका जो उत्पाद होगा उसमें से जो बेस्ट होगा उसको मैं वापस से सेलेक्ट करूंगा। तो यही प्रोसेस है कुछ। तो दूसरे स्टेप में जनकों का मूल्यांकन और चयन। जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादप को उनके लक्षणों की वांछनीय संयोजनों के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। जो भी अपन ने चयन किया है, अभिनिर्धारण अपन को करना है। चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहां वांछनीय तथा संभव है वहां शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर ली जाती है। तो ये आपने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 5 यहाँ पर टॉपिक अपने पास लिखे हैं, स्टेप जो लिखे हैं उनमें। अब जनकों का मूल्यांकन कर लिया, चयन कर लिया, तो जनकों के बीच में क्या करना है, आप को संकरण कराना, क्रॉस करवाना है। तो वांछित लक्षणों को बहुधा 2 भिन्न पादपों से प्राप्त कर संयोजित किया गया है। उदाहरण, एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है, अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक है। अभी अपन ने बात की थी कि ये बहुत सारे जीव हैं, स्पीशीज की जो बात की थी, तो उसमें से ये जो 2 मैं सेलेक्ट कर रहा हूं,
इनमें से एक क्या कर रहा है, एक प्रोटीन का बहुत उच्च उत्पादक कर रहा है, दूसरा रोग निरोधक बीमारियों को बचाता है। तो इन दोनों का अगर मैं क्रॉस करा दूं तो एक ही जीव में मुझे दोनों विलक्षण मिल जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो काम के नहीं है वो यहाँ से हट जाएंगे। तो दोनों के संयोजन की आवश्यकता है। यह पर संकरण द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करें जिससे अनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके। वांछित पौधे की परागकण का संग्रहण जिसे नर जनक के रूप में चुना गया, उसे मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर डालना जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया। अपन ने सेलेक्ट कर लिया, ये नर है, ये मादा है। तो यहां से जो भी परागकण है, पोलन ग्रेन है, वो मादा के ऊपर यहां पर अपन ने रख दिए हैं। संकरण के बारे में आपने 2वें अध्याय में देखा है। तो ये काफी कठिन और अधिक समय लगने वाली प्रोसेस है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही। सामान्य कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में केवल एक में ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है। तो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी जटिल है ये प्रोसेस जो है, लेकिन फिर भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब अपन ने क्रॉस करवा दिया। अब जो भी पुनर्योगज बनेगा उसमें से श्रेष्ठ का अपन को चयन करना। पुनर्योगज का मतलब दो अलग अलग जो जुड़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से इसे अपन पढ़ते हैं, वहां आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत संकरों की संतति, संतति मतलब ये जो श्रेष्ठ थे, प्रोटीन वाला था ये वाला, और ये रोग प्रतिरोधकता वाला था, रेजिस्टेंस वाला था। अब इसके मान लो ये चार जो संतति वो बनी, इसमें से जो श्रेष्ठ होगा उसका अपन चयन करें। तो इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिसमें वांछित लक्षण संयोजित है। जैसे इस मान लो इस चार संतति में से ये जो दो हैं, ये ही अपने पास उच्च प्रोटीन और रोग प्रतिरोधी वाले हैं, ये नहीं है, तो इनको अपन क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे, यहां से बोलेंगे हाँ ये अपने काम के। प्रजनन उद्देश्य को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, अतः संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस चरण के परिणाम स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनक में श्रेष्ठ होते हैं। बहुधा एक से अधिक श्रेष्ठ संतति पादप उपलब्ध होता है। बता दिया मैंने एक से अधिक। यहाँ पर ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण तब तक करते हैं जब तक कि समरूपता की अवस्था नहीं आ जाती। समयुग्मता जेनेटिक्स में पढ़ रखा है और पशुपालन में भी बताया था, जिससे संतति में लक्षण भी संयोजित नहीं हो पाते, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। अगर समयुग्मता उसके अंदर आ जाएगी तो। अब उसके बाद में नए कंचनों का परीक्षण और निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। अब यहाँ से जो बेस्ट निकला था अपने पास, दो जो थे पौधे, अब उनको अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, बोले सही आ गया, समयुग्मी आ गया, तो उनके बड़े स्तर पर उनका प्रोडक्शन अपन शुरू कर देंगे और उसका व्यापार करना शुरू कर देंगे, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरा जा सके। क्योंकि मनुष्य क्या है, मतलब नव चयनित वंशक्रम का उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता वाली शस्य विशेष को रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हो, उन्हें सिंचाई का पानी मिल रहा हो और अन्य समुचित शस्य प्रबंधन आदि उपलब्ध हो, वहां पैदा किया जाता है और उसके बाद में उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी खेत में पानी नहीं है, कम है, उर्वरक नहीं है, या ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, तो वहां पर करोगे तो ये जो वैरायटी अपने को मिली है तो वो तो सही से काम करेगी नहीं। तो ये सारा क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए उसके जो भी श्रेष्ठ पुनर्योगज था उसके लिए। अनुसंधानिक खेत में मूल्यांकन के बाद पौधों का परीक्षण देश भर में किसानों के खेत में कई स्थानों पर कम से कम 3 ऋतुओं तक किया जाता है। इन स्थानों में सभी शस्य खंडों का निरूपण होना चाहिए जहां सामान्यतः खेती होती है। फिर बाद में यह नहीं बोल सकता कि साहब देश के उस इलाके में नहीं हो सकता, वहां की मिट्टी सही नहीं है, तो उनको दोष अपन नहीं दे सकते, इसमें ही अपन सुधार करें। उपरोक्त विधि से उत्पन्न शस्य की तुलना सर्वोत्तम उपलब्ध स्थानीय शस्य कंचनों चेक या संदर्भ कंचन से करने के बाद मूल्यांकित करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सकल उत्पाद, घरेलू उत्पाद डीजीपी ग्रोस, जो आपके पास प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर लगभग कितनी है, 33%। ठीक है, 33% आय तथा समष्टि के लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। जीडीपी, डीजीपी, डीजीपी तो पुलिस में होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ग्रोस, ग्रोस जो प्रोडक्टिविटी है वो आएगा। तो लगभग 33% आय जो है कृषि से आता है, लेकिन रोजगार कितनों को दिया जा रहा है, 62% लोग जो है कृषि से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पादन करना था, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जैसा कि हमें ज्ञात है कि खेती के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है, अतः भारत को ऐसी
उपलब्ध भूमि से प्रति यूनिट उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। 1960 के मध्य से गेहूं और धान की बहुत से उच्च उत्पादन वाले किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया। आपको यह भी याद होगा गाजर घास, ठीक है, कैरेट घास, जिससे आजादी के बाद गेहूं के साथ में वो इंपोर्ट हो गई थी और देश में ऐसी फैली कि उसको रोकना मुश्किल हो गया था। पहले चैप्टर को याद कर सकते हैं, दूसरे चैप्टर को याद कर सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई। यही प्रावस्था सामान्यतः हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है, जिसमें खाना पीना जो है, खाद्य उत्पादन जब बढ़ता है तो वही हरित क्रांति। चित्र में बता रखी है कुछ भारतीय संकर फसलें। कभी भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी भारतीय संकर फसलें नहीं है। चित्र को नीचे जो लिखा हुआ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 3 चित्र भी आएंगे। गेहूं और धान के बारे में कुछ डेटा लिखा है, यहां से प्रश्न पूछा गया है नीट में और वापस से पूछने के भी पूरे चांसेस है। 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन जो था 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ, जबकि धान का जो उत्पादन था वो 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। ठीक है, मतलब गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा हुआ। चावल पूरे देश में तो खाते नहीं, साउथ साइड में और वहां खाते हैं चावल वगैरह, तो जबकि गेहूं तो सभी जगह खाते हैं, तो उसको उत्पादकता तो बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। तो लगभग 40 वर्षों में ही जो है यहाँ सतत जो आपके पास 7 गुना तक वृद्धि हुई है गेहूं में, और लगभग 2.5 गुना के आसपास वृद्धि हुई है धान के उत्पादन में। इसका कारण गेहूं और धान की अर्ध वामन किस्मों का विकसित होना है। आदि जो संकर की जो बात कर रहे हैं वो अपन ने विकास किया है। मेक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज, ये आपको ध्यान में रखना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज, मक्का और जो गेहूं की बात कर रहे हैं, में नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मन ई बारलोग ने गेहूं की अर्ध वामन किस्म का विकास किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं और वापस पूछने के पूरे चांसेस है। किसको मिला नोबेल पुरस्कार? नॉर्मन ई बारलो को। ठीक है, चित्र में आपको 3 भारतीय संकर फसलें बता रखी है। ये मक्का है, दिख रहा है, ये सोनालिका जो आपके पास लिखा है, एक ट्रैक्टर भी आता है, और एक गेहूं की जो किस्म है वो भी है ये, और ये आपके पास मटर है, उद्यानी मटर P1542 1542। ठीक है, गेहूं में भी ऐसी अलग अलग आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नहीं दे रखा। यह उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्में की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका और कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सोनालिका और कल्याण सोना क्या है? अर्ध संकर है, अर्ध वामन है, गेहूं की है, धान की नहीं है, गेहूं की, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्ध वामन धान की किस्मों को IRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, फिलीपींस में पैदा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिलीपींस में कौन सा सेंटर है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तथा थाईचुंग नेटिव फर्स्ट या ताइवान से व्युत्पन्न किया गया। तो धान की 2 किस्मों को आपको ध्यान में रखना, IR8 और थाईचुंग नेटिव 1, जो ताइवान से पैदा हुई है और दूसरी फिलीपींस में पैदा हुई है। 1966 में इन व्युत्पन्नों का प्रयोग में लाया गया। बाद में और अच्छी उत्पादन देने वाली अर्ध वामन किस्में जया और रत्ना को भारत में विकसित किया गया। उसके बाद में आता है गन्ना और जवार, मिलेट्स भी अपन कहेंगे, जवार बाजरा जो होता है उसे मिलेट्स कहते हैं। और अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि जो डिफेंस सर्विसेज है इंडिया में, उनमें भी जो मिलेट्स है उनको भोजन में शामिल किया गया है। गन्ने की बात करें तो सेकेरम बारबेरी को ये प्रश्न पूछा गया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो 2 वैरायटी थी, 2 स्पीशीज थी, इनको क्रॉस कराया अपन ने। तो सेकेरम बारबेरी को मूलतः उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था, लेकिन इसका जो शर्करा थी और उत्पादन क्षमता थी वो क्या थी? बहुत कम थी। दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्ण कटिबंधीय गन्ना सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही सेकेरम है, लेकिन एक तो सेकेरम बारबेरी और दूसरा सेकेरम ऑफिसिनेरम। एक होता है उत्तरी भारत में और दूसरा होता है दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत में जो था गन्ना वो मोटा था और इसमें शर्करा अंश बहुत अधिक था, जबकि उत्तरी भारत में क्या था? कम था। अगर इन दोनों को क्रॉस करवा दे अपन, लेकिन जो बोले कि साहब कुछ बोले कि क्रॉस मत कराओ, दक्षिणी वाले को सीधा उत्तरी भारत में पैदा करवा लो,
तो उत्तरी भारत में ये सही से पनप नहीं रहता, इसके अनुकूल कंडीशन नहीं हुई। तो इन दोनों किस्मों को क्या करवाया, सफलतापूर्वक संकर कराया, जिससे उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे मोटा तना और उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके और उत्तरी भारत में भी गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में पैदा किया जा सके। ऐसा पॉसिबल हो गया। उसके बाद में आता है ज्वार। भारत में संकर मक्का, ज्वार और बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, उनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इजी इसमें नहीं पूछेगा, गन्ना पूछ सकता है, ये ऊपर धान और जो गेहूं की जो बात की थी वो पूछ सकता है, फिलीपींस में क्या था, ताइवान में क्या था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, कल्याण सोना और सोनालिका किसकी वेराइटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। ये बायोटेक्नोलॉजी में आपने एक नाम सुना होगा, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन। ठीक है, नहीं सुना तो वहां पढ़ा रखा है, आप सुन सकते हैं उसे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। जो भी पीड़क नाशी हैं, जो कीट हैं, उसके विपरीत ये काम करते हैं, उसके प्रतिरोधकता के लिए काम करते हैं। तो कवक, जीवाणु और विषाणु रोग जनकों का एक विशाल वर्ग उष्ण कटिबंधीय जलवायु को कृषि प्रजातियों के उत्पादों को प्रभावित करती है। ठीक है, कृषि करने वाली जो प्रजाति उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जो कवक है, बैक्टीरिया है, विषाणु है, वो अक्सर शस्य हानि महत्वपूर्ण होती है तथा यह हानि 20 से 30% तथा कभी कभी इससे पूर्ण हानि हो जाती है। इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतीहार जातियों कल्टीवास के प्रजनन और विकास से खाद्य उत्पादन बढ़ जाए। जैसे ये अगर कोई बैक्टीरिया रोग करवा रहा, तो इसके विपरीत मैं क्या करूंगा, उस पादप में कोई ऐसा जीन डाल दूंगा जो इसको खत्म कर देगा अपने आप से। इसको करेगा, जो टारगेट उसको करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो वो आपके पास क्या होगा, वहां पर उत्पादकता बढ़ जाएगी, क्योंकि पादप जो है खत्म नहीं हो रहा है। इससे कवक नाशियों तथा जीवाणु नाशियों का प्रयोग कम हो जाता है और उन पर आश्रितता भी घट जाती है। जो रसायन है उस पर निर्भरता कम हो जाती है। आपने बायोटेक में पढ़ा है कि रसायन आधारित कृषि, एक आता है कार्बनिक कृषि, ठीक है, एक पुनर्योगज वाला आता है। तो पोषी पादपों की प्रतिरोधकता उनके रोग जनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के आनुवंशिक ढांचे द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने आपको बता दिया आनुवंशिक ढांचे का मतलब क्या, जीन में, डीएनए में आप चेंजेस कर रहे हैं। प्रजनन की क्रिया अपनाने से पूर्व रोग कारक जीव के बारे में जानकारी तथा उसके प्रसार की क्रिया विधि की जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी जीव जो है रोग करने वाला है, तो वो किस प्रकार से वो फैलता है और किस प्रकार से वो उस पादप में वृद्धि करता है, ये दोनों अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता होगा प्रोसेस तो अपन उसे रोकेंगे कैसे, अलग अलग स्टेप में वो रुक सकता है। कवक द्वारा उत्पन्न कुछ रोग के उदाहरण लिखा है, गेहूं का पूरा भूरा किट, ये आपने सुना है 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में। गन्ने का रेड रोट रोग आलू पछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, क्रूसीफर का ब्लैक रोट और विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग टोबैको मोजेक और शलजम मोजेक आदि है। तंबाकू मोजेक वायरस सुना है आपने, मोजेक का मतलब भी आपको बता रखा है, जो चेंजेस होते हैं पत्तियों वगैरह में। ठीक है, भूरे धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां। प्रजनन पारंपरिक प्रजनन तरीकों जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है अथवा उत्परिवर्तन द्वारा संपन्न किया जाता है। उत्परिवर्तन अचानक होने वाले जो परिवर्तन है वो होता है, लेकिन मनुष्य द्वारा भी करवाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधि संकरण तथा चयन है। इसके पद अन्य सस्य लक्षण जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि के आवश्यक रूप में समरूप है। सेम ही स्टेप जो है, पद का मतलब क्या है, जो स्टेप्स है वो सेम ही है, प्रजनन की जो विधि है उसी की। विभिन्न पद कर्मानुसार इस प्रकार है, जैसे प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को आपको छानना पड़ेगा, उनका संकरण करना पड़ेगा, संकर का चयन करना पड़ेगा, मूल्यांकन और नई किस्मों का परीक्षण करना अपन को पड़ेगा। तब अपना काम क्या हो जाएगा, आसान यहाँ से हो जाएगा, जो पहले के पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा है। कुछ किस्में आपको बता रखी है, जैसे गेहूं की किस्म है हिमगरी, ये कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधक है, पर्ण और धारी कीट हिलबंट। ये केवल नाम ही आपको ध्यान में रखना है और रोग के बारे में डिटेल्स आपको नहीं जानना है। ठीक है, सरसों में पूसा स्वर्णिम
करण राई जिसे अपन कहते हैं, श्वेत कीट के प्रति प्रतिरोधक है ये। फूल गोभी जो आती है वो पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल के 1, ये कृष्ण विलग्नन तथा कुंचित अंगमारी कृष्ण गलन के प्रति है। लोबिया जो है वो पूसा कोमल है। जीवाणुवीय अंगमारी शीणन जिसे अपन कहते हैं, और मिर्च जो है पूसा सदाबहार। चिल्ली मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस और पर्ण कुंचन के प्रति प्रतिरोधक हैं ये जो 5 प्रकार की जो किस्में आपको बता रखी वो। अगर इस टेबल को आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको याद रखने की ट्रिक आपको बता दूंगा। उसके बाद में रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों की किस्मों अथवा उनके जंगली प्रजाति में उपस्थित रहती है। रोग प्रतिरोधक जो जीन है वो रहते हैं सभी में, लेकिन बहुत बाद में एक्टिव हो सकते हैं, हो सकता है कि वो एक्टिव ही ना हो, तो इसीलिए ये जो संकर है वो जरूरी है। लेकिन इसकी सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन बहुधा निरुद्ध होती है। पादपों में विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है। मनुष्य करवा सकता है, एक नेचुरल होता है और एक कृत्रिम होता है उत्परिवर्तन। बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों का स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की पहचान प्राप्त होती है। स्क्रीनिंग का मतलब उसको टेस्ट अपन कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इन 5 जीन में से जो है ये वाला जो जीन है वो क्या है, अच्छा है, वांछनीय जीन है, जो रोगों के प्रति लड़ सकता है, तो उसको अपन वहां से निकालेंगे और उस पादप में संकरण कराएंगे दूसरे पादप के साथ। वांछनीय लक्षण वाले पादप को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है अथवा इसका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। उत्परिवर्तन सोमा क्लोनल वेरिएंट और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में चुनाव की अन्य विधियां हैं जिसका प्रयोग इस कार्य में किया जा सकता है। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। उत्परिवर्तन आपने पहले भी पढ़ रखा है। कौन से चैप्टर में पढ़ रखा है? 5वें में। जो आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती जीन के भीतर उसे ही अपन कहते हैं उत्परिवर्तन, जीन या डीएनए कह सकते हो। इसी के परिणाम स्वरूप नए लक्षण अथवा ट्रेट विकसित होते हैं। जैसे उत्परिवर्तन हम क्या बताएं, पहले बता दिया आपको, ए है, टी है, सी है, जी है, जी है, सी है। अब यहाँ सी की जगह में यहाँ ए ला दूं तो यहाँ से बनने वाला जो भी प्रोटीन होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, पूरा सीक्वेंस यहाँ से चेंज हो जाएगा। अमीनो अम्लों का जो ट्रिपलेट होते हैं, 3 में होते हैं, वो पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो क्या होंगे, नए लक्षण या ट्रेड जो है वो विकसित हो जाएंगे उत्परिवर्तन के बाद में। वह जनकों में नहीं मिलेंगे। अब ये जो ए है वो इस पुत्री कोशिका है उसके अंदर मिलेगा। यस, जो संकर जो प्रजाति आगे आएगी उसमें मिलेगा, इस पेरेंट में तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो सी ही है, इसमें अपन ने चेंज किया है तो ये तो एज इट इज है, चेंज वाले में मिलेगा। उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग अथवा विकिरण, गामा विकिरण के समान द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्त्रोत के रूप में उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। बाकी नॉर्मल प्रजनन होता है, यहाँ उत्परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी परिभाषा वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा। मूंग या बीन में जो पित्त मोजेक वायरस तथा चूर्णिल आसिता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वह उत्परिवर्तन द्वारा ही प्रेरित थी। तो पूछ लेगा वह कौन सी फसल है जिसमें चूर्णिल आसिता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्परिवर्तन का परिणाम है। मूंग में, दाल में, सॉरी मूंग में, गेहूं में, चावल में, या उपरोक्त सभी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मूंग। पादपों के विभिन्न कृष्य प्रजातियों के संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधक लक्षण प्रदर्शित करते हैं परंतु उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अतः उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली कृष्य किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की आवश्यकता होती है। भिंडी, जिसका नाम इन्होंने लिखा है एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, में पित्त मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली प्रजाति में स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो लिखा है एबेसमोस्कुलस एस्कुलेंटिस की एक नई किस्म पर भिन्न क्रांति उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त सभी उदाहरण में प्रतिरोधक जीन के स्रोत शामिल है। यह जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधी जंगली प्रजाति के होते हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित करना पड़ता है। प्रतिरोधक जीनों का स्थानांतरण लक्ष्य अथवा स्रोत पादप के मध्य लैंगिक संकरण करने के पश्चात चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये सेम ही स्टेटमेंट है जिनको ये बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट,
पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप पर्जन्य। पीड़क या नाशी कीट मतलब जो फसलों का नाश करने वाले, विनाश करने वाले जो कीट है उनके बारे में। दोनों चैप्टर को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी को और इस चैप्टर को, और साथ में हो सके तो जेनेटिक्स भी आप पढ़ लीजिएगा। शस्य पादप और शस्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनाश का अन्य प्रमुख कारण कीट तथा पीड़कों का ग्रसन है, मतलब उनका खाना है। पोषी पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता, आकारिकीय जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है। आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, केमिकल्स की बात करें वो हो सकता है। अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के संबंध में रखती है, जैसे कपास में जैसिड तथा गेहूं में धान्य पर्णभ्रंग। रोमिल का मतलब जो छोटे छोटे रोम है ना, इन पत्तियों पर मिलेंगे आपको, बहुत छोटे छोटे। तो कीटों से वो प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार की अनुकूलता आई है उनके अंदर। गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम सोफ्लाई उनके पास नहीं आती और चिकनी पत्तियां वाली तथा नेक्टर विहीन कपास के किस्में बोलवर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। तो जो गेहूं का जो डंठल होता है कुछ इस प्रकार से, जो तना होता है वो क्या होता है, गोल होता है, इसकी वजह से वो नहीं आते। चिकनी पत्तियां होती है और नेक्टर विहीन होता है कपास में। कपास को आप देखेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको मिल जाएगा देखने को, तो वहां पर बोलवर्म जो है अपनी कपास की ओर नहीं आता है। मक्का में उच्च एस्पार्टिक अम्ल मिलता है। लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश मक्का के तना वेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। मतलब नाइट्रोजन कम है, शर्करा कम है, तो वहां पर क्या होगा, मक्के को तने को भेद वो नहीं पाएंगे। और साथ साथ में कौन सा एसिड ज्यादा मिलेगा वहां पर, उच्च एस्पार्टिक एसिड ज्यादा वहां पर मिलेगा। पूछ सकता है मक्के के बारे में 4 ऑप्शन देके, निम्न में से मक्का के लिए पीड़कों के प्रति जो प्रतिरोधक का विलक्षण है वो कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन यहां से दे देंगे और एक कहीं और से दे सकते हैं। पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों के वही क्रम लागू होते हैं जो अन्य शस्य संबंधी विशेषकों में पाए जाते हैं, जैसे उत्पादन, गुणवत्ता आदि, जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कर्षक किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रहण है। इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो नाशी कीटों के प्रतिरोधकता का कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ब्रेसिका, रेपसिड मस्टर्ड एग्जाम्पल है पूसा गौरव, और किसके प्रति है, एफिड के प्रति है। फिर आता है फ्लेट बीन, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, जो किसके प्रति है, जैसिड, एफिड और फल भेदक के प्रति प्रतिरोधकता दिखाते हैं। और ओकरा जिसे भिंडी अपन कहते हैं, पूसा स्वामी और पूसा A4 जो है शूट तथा फल भेदक, उसके प्रति वो प्रतिरोधकता यहां से दिखाते हैं। उसके बाद में आता है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। विश्व में लगभग 840 मिलियन से भी अधिक लोगों को उनकी रोजाना की खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है। 840 मिलियन और 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है, तो 8,400 लाख हो गए। यहाँ पर ही इतने लोग जो है उनको नहीं मिल पा रहा सही से भोजन। इस संख्या से कई अधिक लोग 3 बिलियन सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन तथा विटामिन ए पर्याप्तता अथवा छिपी बुखार के भूख के शिकार हैं, क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, लेग्यूम, मछली और मीट आदि की पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते। हिडन हंगर जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, हिडन हंगर, छुपी हुई भूख जिसे अपन कहते हैं। मतलब वो खाना पीना तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो नहीं है, विटामिन जो होना चाहिए वो नहीं है, प्रोटीन जो होना चाहिए वो नहीं है। तो कितने लोग हैं, 3 बिलियन। भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन और जिंक का अभाव होता है, उससे रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप जीवन काल और मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। जैव पुष्टि कारण विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्य वर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम है। उन्नत पोषण और पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। एक तो प्रोटीन अंश, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अंश और गुणवत्ता है, तेल अंश और गुणवत्ता है, विटामिन अंश और सूक्ष्म पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे अपन कहते हैं,
सूक्ष्म जीव नहीं है, सूक्ष्म पोषक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और खनिज अंश, वो सब अगर सुधारे, उनको बढ़ाया जाए फसलों में, तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। ये यहाँ से पूछा गया प्रश्न अगले पैराग्राफ से, बहुत अच्छे से इसको समझना, याद रखना है। पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो अम्ल, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई। ठीक है, पहले से जो संकर मक्का था और आज का जो संकर है, उसमें 2 गुने से अधिक मात्रा विकसित की गई अमीनो अम्लों की। लेकिन वो अमीनो अम्ल कौन से, ये आपको ध्यान में रखना है, एक तो लाइसिन और एक दूसरा ट्रिप्टोफेन। और ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जो है, ये आप अमीनो अम्लों के नाम तो आपने सुने ही है, लेकिन इन दोनों को छठे चैप्टर में जो लेक ओपेरॉन आता है, उसके अंदर भी LYS TRP इस नाम से आपको दे रखे हैं। तो फुल फॉर्म ये आपको ध्यान में रखनी है, वहां पर भी मैंने आपको बताया लेक ओपेरॉन। गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृष्ण गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह प्रयोग किया गया है। इसमें क्या रहेगा, गेहूं की एटलस 66 में उच्च प्रोटीन रहेगा। लोह तत्व जिसमें आयरन अधिक होगा, उसमें धान की किस्म को विकसित करना संभव हो गया। और सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लोह तत्वों की मात्रा 5 गुना अधिक हो चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का है नई दिल्ली में, जहां पर बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है, जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में, जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन A, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन C, पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है, और ब्राड बीन्स, लबलब, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और ये किसकी वजह से संभव हुआ है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से संभव हुआ है। ध्यान में रखना है कौन सी फसल में कौन सा ज्यादा है, विटामिन A किसमें ज्यादा है, विटामिन C किसमें ज्यादा है, आयरन और कैल्शियम किसमें ज्यादा है, और प्रोटीन किसके अंदर ज्यादा है। तो यहां से प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इतना सा आज के सेशन में अपन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन वाला पोर्शन अपन करेंगे और चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर पहले ही बता दिया, इस आईडी से आप सर्च करेंगे, वहां अपने डाउट की पिक्चर अगर भेजनी हो तो भेज सकते हैं, बाकी नॉर्मल डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।